गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका हाउ कैन वी चार्ज अ मेटल स्फेयर विदाउट टचिंग इट। ओके, अभी तक तो हमने ये देख लिया है कि हम चार्ज कैसे क्रिएट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन से, एक किसी भी मटेरियल से, किसी भी न्यूक्लियस से जब इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहा है या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उससे चार्ज क्रिएट हो रहा है ना। तो आज हम एक पढ़ रहे हैं कि किसी स्फेयर को विदाउट टचिंग हम कैसे चार्ज क्रिएट करेंगे उसमें। ओके, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडक्शन प्रिंसिपल यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में इंडक्शन अलग है, मैथ्स में इंडक्शन अलग है। तो इंडक्शन का पहला स्टेप देखिए हम करेंगे क्या। सबसे पहले आप यू विल टेक अ स्पेयर। ओके, बेस्ट बात है, अगर आपको स्पेयर को चार्ज करना है तो पहले स्पेयर तो लेना ही पड़ेगा। तो ये आपने एक स्पेयर लिया, आपने क्या किया ना, एक देखो यहाँ पर आपने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ली और नेगेटिवली चार्ज रॉड के सामने आपने उस स्पेयर को प्लेस्ड किया। तो जब आपने उसके सामने उस स्पेयर को प्लेस्ड किया तो देखो रॉड में क्या होगा, रॉड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, रॉड में क्या होगा, इसमें क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज ना यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो ये सरफेस में इलेक्ट्रॉन होंगे इनको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन रिपल होकर यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये वाला सरफेस आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये सरफेस आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। ओके ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टेप थर्ड में हमने यही इसको तो यहीं पर रखे रहा लोहे की नेगेटिवली चार्ज रॉड को, जो हमारा नेगेटिव हिस्सा था सरफेस का जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है उसको हमने ग्राउंड कर दिया। ओके, जब हमने इसको ग्राउंड कर दिया तो सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ पर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा आपका, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा। ओके, फिर आपने क्या किया, ग्राउंडिंग या अर्थिंग हटा दी। अब आपने अर्थिंग हटा दी तो इस पर नेगेटिव चार्ज बचा और इस पर पॉजिटिव चार्ज बचा। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, ये रॉड भी हटा दी। अब रॉड भी हटा दी तो ये पॉजिटिव चार्ज पहले कहाँ, सरफेस पे है, यहाँ पर क्यों है ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये लेफ्ट वाले सरफेस पर आपका सारा चार्ज कलेक्ट है। तो आपने जैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज रॉड हटाई तो सारा चार्ज आपका कहाँ जमा हो गया, टोटल सरफेस पे। ओके, तो ऐसे आपने बिना उस स्पेयर को टच करे उसको क्या कर दिया, चार्ज क्रिएट कर दिया उसमें। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कूलाम का नियम क्या न्यूटन के थर्ड नियम के साथ एग्री करता है, नहीं करता है। ओके, आपको न्यूटन का थर्ड नियम पता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर कूलाम्स का लॉ ट्रू है तो इसका मतलब अगर Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो Q2 चार्ज भी क्या लगाएगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा ना। ओके, अब देखो, और वो इक्वल और क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। अब देखो क्या है ना, अगर हम F12 निकालें, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो क्या आएगा, 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर ना। ओके, R12 यूनिट वेक्टर आएगा, आपको पता है वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको। ओके, वैसे F21 क्या आएगा, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 अपॉन R21 इंटू R21 यूनिट वेक्टर। ध्यान रखना ना, जैसे अगर 1 का 2 पर अप्लाइड फोर्स जब निकाला जाता है तो यूनिट वेक्टर R12 की डायरेक्शन में जाती है। R12 की डायरेक्शन क्या होगी, इस ओर को। ओके, अब आपको पता है कि जो R12 वेक्टर किस ओर को डायरेक्शन है, इस ओर को, और R21 वेक्टर की डायरेक्शन किस ओर को आ रही है, इसके जस्ट अपोजिट। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स R21 इज नेगेटिव ऑफ माइनस R12। तो दैट मीन्स अगर आप इसको यहाँ इसमें नेगेटिव पुट करोगे तो F12 विल बी नेगेटिव ऑफ F21। ओके, तो देखो ना, F12 क्या है, इससे ये Q1, ठीक है ना, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1। ठीक है ना, अब यही इस पर फोर्स लगा रहा है और ये इस पर इक्वल और क्या लगा रहा है, ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। ठीक हो गया, तो इससे आपका न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। ओके, तो ये एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन को क्या कर रहा है, वैलिड कर रहा है ना। देखो ना, F12 क्या है, 1 पार्टिकल 2 पे क्या फोर्स लगा रहा है ना। अब F21 क्या है, 2 पार्टिकल पर 1 पार्टिकल कौन सा फोर्स लगा रहा है, फिर से देखो F12 क्या है, 1 पार्टिकल पर 2 क्या फोर्स लगा रहा है। ओके, और F21 क्या है, 2 पर 1 क्या फोर्स लगा रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से तो ये दूसरे को क्या निकालने हैं, एक्शन और रिएक्शन को ट्रू कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, देखो अगर आप किसी भी चार्ज क्यू को किसी सिस्टम में प्लेस करते हो
तो वो डेफिनेटली दूसरे चार्ज पे क्या लगाएगा, कुछ ना कुछ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। आपको पता है ना कि अगर कहीं पर भी कोई चार्ज है, देखो अगर क्यू चार्ज आपने कहीं पर भी प्लेस कर रखा है ना, सपोज ये आपका क्यू चार्ज है, ओके, अगर ये तो बहुत ठीक है, सपोज ये आपका क्यू चार्ज है। अगर ये क्यू चार्ज है तो अगर ये चार्ज क्यू है, तो अगर आप इसके नज़दीक कोई एक अदर चार्ज रख लोगे, अगर आप यहाँ पर कोई एक चार्ज रख लोगे, तो ये आपने कोई चार्ज रख लिया, तो ये चार्ज डेफिनेटली इस चार्ज पे कुछ ना कुछ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ऐसी तो देखो ना, इसके चारों ओर का वह एरिया, चारों ओर का वह फील्ड, जहाँ पर ये दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा उसे क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक हो गया, ठीक है ना। एक चार्ज किसी अदर टेक्स्ट चार्ज पर जहाँ तक आपका फोर्स लगा रहा है उसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो। इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या इसको ई वेक्टर में लिखते हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ओके, यही लिखा हुआ है। अगर कोई चार्ज क्यू किसी दूसरे चार्ज के है ना, कोई एक चार्ज ना क्या करता है कि कोई एक चार्ज क्यू आपने प्लेस किया है, तो अगर आप कोई अनदर चार्ज क्यू रखेंगे तो ये चार्ज इस पर क्या लगाएगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो चार्ज है इस कैपिटल चार्ज क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ओके, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज के फील्ड में रखा हुआ है। अब ध्यान रखना ना, अगर आपका ये चार्ज है ना, इस चार्ज ने हमेशा क्या रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। अगर ये मूवमेंट में आएगा तो इसने स्टेबल रहना चाहिए, और तभी क्या निकलेगा, फोर्स निकलेगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई ऐसे फोर्सेज होने ही चाहिए जो इसको स्टेबल रखें। या तो ये तरीका सही है, कोई ना कोई क्या होने चाहिए, ऐसे फोर्स पक्का होने चाहिए जो कैपिटल क्यू को क्या रखें, स्टेबल रखें। क्योंकि जब कैपिटल क्यू स्टेबल होगा तभी आप फोर्स निकाल सकेंगे। या इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपका स्मॉल क्यू बहुत छोटा हो तब भी तो क्यू पर बहुत कम फोर्स लगेगा। अगर स्मॉल क्यू बहुत छोटा था ना, स्मॉल क्यू क्या था आपका, देखो स्मॉल क्यू आपका ये है, अगर स्मॉल क्यू बहुत छोटा होगा तो कैपिटल क्यू पर क्या लगाएगा, बहुत कम फोर्स लगाएगा, और बहुत कम फोर्स लगाएगा तो कैपिटल क्यू में कोई भी क्या कहते हैं नहीं होगा ना, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो कैपिटल क्यू में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो क्या ले सकते हैं, कैपिटल स्मॉल क्यू को हम बहुत स्मॉल ले सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक अगर क्यू क्या बहुत कैपिटल क्यू के कारण, अगर कैपिटल क्यू के कारण निकालने वाले फील्ड के लिए क्या निकालते हैं हम, स्मॉल चार्ज टेक्स्ट चार्ज क्यू को लेते हैं। ठीक हो गया, अब इसको गौर से देखना आप। अब अगर ये आपका कैपिटल क्यू चार्ज है और ये आपका स्मॉल क्यू चार्ज है ना, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पर फोर्स कितना लगाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर ना। अब ये आपका फोर्स आ गया। जब इस फोर्स को मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ एफ अपॉन क्यू, तो एफ अपॉन क्यू से मुझे क्या मिलेगा, इसको यहाँ ले आते हैं तो ये बन जाएगा ये बचेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का एक अल्टरनेट तरीका ये है, फोर्स अपॉन स्मॉल क्यू। ठीक है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस चार्ज को डिस्प्लेस ना करें तो क्यू को बहुत छोटा होना चाहिए। तो क्यू को बहुत छोटा होने के लिए मैं एक कंडीशन और लगा देता हूँ कि लिमिट क्यू इज टेंडिंग टू जीरो, मीन्स क्यू पूरे तरीके से ख़त्म तो नहीं है, लेकिन क्यू की वैल्यू क्या है, बहुत 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 कम है, स्मॉल क्यू की। हाँ, यही डेफिनेशन मैंने यहाँ भी लिखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लिमिट क्यू टेंडिंग टू जीरो एफ अपॉन क्यू। क्यू अगर बहुत कम होगा तो दूसरे फोर्स पर क्या लगाएगा, वो कम से कम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो ऐसे हम फोर्स बड़े आसानी से निकाल सकते हैं।